की बड़ी खबर आपको बताते हैं। मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुरक्षा एजेंसियों को भगोड़े अमृतपाल के दिल्ली में होने की खबर मिली है। ये बहुत बड़ी खबर है। एजेंसियों को कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास से अमृतपाल की मौजूदगी के सुराग मिले हैं। अमृतपाल साधु के भेष में चकमा देने की फिराक में है, यह बात भी सामने आ रही है। अमृतपाल को लेकर इस वक्त बड़ी खबर। आज सुबह ही हमने आपको बताया था किस तरीके से अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, क्योंकि यह आशंका जताई जा रही थी बहुत मुमकिन है अमृतपाल पंजाब से निकलकर हरियाणा होते हुए दिल्ली में आ गया हो। और अब बड़ी खबर यह कि अमृतपाल के दिल्ली में होने की पूरी इस वक्त बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों को भगोड़े अमृतपाल के दिल्ली में होने के बड़े सुराग हाथ लगे हैं। कश्मीरी गेट बस अड्डे के आसपास अमृतपाल की मौजूदगी के सुराग। अमृतपाल साधु का वेश बनाकर चकमा देने की फिराक में सुरक्षा एजेंसियों को। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है? क्या किसी तरीके का कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसके आधार पर यह बात कही जा रही है कि साधु के भेष में चकमा देने की फिराक में अमृतपाल दिल्ली बस अड्डे पर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले एबीपी न्यूज़ ने ही अपने दर्शकों को आज दिन में बताया था कि अमृतपाल दिल्ली के अंदर हो सकता है और कहीं ना कहीं एजेंसियों को उसके दिल्ली के अंदर होने के सुराग भी मिले हैं। उसकी मौजूदगी कश्मीरी गेट बस अड्डे के आसपास देखी गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम, इसके अलावा पंजाब पुलिस की जो टीम है कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास मौजूद है और जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है। इतना ही नहीं, इनपुट्स ये भी मिले हैं कि वो साधु के भेष में हो सकता है। इसके अलावा जो उसका खासम खास है पप्पल प्रीत, वो भी उसके साथ मौजूद है। जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है, दोनों एक साथ मौजूद है और कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास होने के उसके सुराग मिले हैं, मौजूदगी मिले हैं। तो पुलिस की जो टीम है, यानी कि जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम है और पंजाब पुलिस की जो टीम है, लगातार पप्पल प्रीत को अमृतपाल को दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। तमाम जो वहां पर सीसीटीवी लगे हैं उनको खंगाला जा रहा है। इसके अलावा पुलिस की जो कोशिश है वो ये भी है कि जिस बॉर्डर से वो एंटर किया होगा दिल्ली में, वहां पर भी टीमें मौजूद है, वहां की भी फुटेज जो है पुलिस की टीम खंगाल रही है। और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की पूरी कोशिश है कि पंजाब पुलिस की पूरी मदद करे और जिस तरीके से लगातार अमृतपाल एजेंसीज को चकमा दे रहा है उसको गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस के हवाले किया जाए। जी बहुत शुक्रिया मनोज वर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। मेरे सहयोगी मनोज वर्मा बता रहे हैं किस तरीके से बहुत हद तक ये सुराग जो पुलिस के हाथ लग रहे हैं, बहुत मुमकिन है अमृतपाल दिल्ली में हो, यहां पर से वो भेष बदलकर, साधु का भेष बदलकर कहीं जाने की फिराक में हो। इसीलिए दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। और अब दिन की एक और बड़ी खबर आपको बता देती हूं, राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। दिन की सबसे बड़ी सियासी खबर है। लोकसभा सेक्रेटरिएट की एक पन्ने की चिट्ठी ने सांसद से राहुल गांधी को पूर्व सांसद बना दिया। अब राहुल को अपना 12 तुगलक लेन वाला सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी नए सिरे से तय हो सकता है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि इससे सिर्फ होगा ये कि राहुल गांधी जो हैं उन्हीं का स्टेटस बदलेगा, तो नहीं जनाब, ऐसा नहीं होने वाला है। दरअसल बदलेगा बहुत कुछ। और क्या क्या बदलेगा? कांग्रेस की पूरी चुनावी रणनीति बदलेगी। तीसरे मोर्चे का लाइन ऑफ एक्शन बदल जाएगा और इसके साथ साथ बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी बदलेगी। आगे भी बहुत कुछ बदलना है, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो राहुल की संसद में वापसी आप जानते हैं तब होगी जब वो 60 साल की उम्र पार कर चुके होंगे। इसीलिए सियासत में बहुत कुछ बदलने वाला है। संसद से लेकर देश की सियासत तक को हैरान कर देने वाली वो झप्पी हो या फिर कांग्रेस के अघोषित सरताज को मीम्स का सुपरस्टार बना देने वाली आंखों की इशारेबाजियां, संसद में ये सब फिर से देखने के लिए आपको कम से कम अगले 8 साल तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि राहुल गांधी के नाम से एक्स एमपी वाली चिट्ठी चिपक चुकी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लोकसभा सेक्रेटेरिएट से जारी 24 मार्च की तारीख वाली जिस चिट्ठी को कंप्यूटर से प्रिंट होने में 19 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, उसने राहुल गांधी की 19 साल की आबाद सांसदी खत्म कर दी और कांग्रेस का कमबैक वाला सपना खतरे में पड़ गया, जिसे लेकर पिछले साल 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल को उम्मीदें असल में वोट जोड़ने की थी। इसी उम्मीद के सहारे एक रंगी टी शर्ट पहनकर तंज सहते हुए 136 दिन में 3570 किलोमीटर सड़क नाप डाली। लक्ष्य विपक्ष को जोड़कर केंद्र में सत्ता पाने का। लेकिन 2 महीने भी पूरे नहीं हुए कि अपनी ही सीट हाथ से फिसल गई। लिहाजा ब्रेव फेस दिखाने के लिए राहुल ने शाम 5:27 पर ट्वीट किया, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। अब इसे संसद की सदस्यता गंवाने का सदमा कहें या फिर संभलने के लिए मिले वक्त की कमी।
ट्वीट करने से पहले अपने ट्विटर पेज पर लिखे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बदलना भी भूल गए। लेकिन ये सब जिन हालात और जिस मुकाम पर हुआ है, उसमें जितना संकट राहुल पर है उससे ज्यादा कांग्रेस पर है। इसका असर सड़कों पर नजर भी आ रहा है। लेकिन पार्टी के जिस नेतृत्व पर मौजूदा मुश्किल से लड़ने का जिम्मा है, वो इतिहास के पन्ने पलट रहा है। जो पार्टी देश के लिए आजादी दिलाई और लाखों लोग उसके जेल में गए, हजारों लोग मर गए और इंदिरा गांधी जी जैसे को भी जेल में जब डाले थे, उनको भी डिस्क्वालीफाई किया था। कभी इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने डरी नहीं। फिर 1980 में उभर के आई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिक्र कर ही दिया तो याद दिलाना जरूरी है कि इंदिरा गांधी की सदस्यता विशेषाधिकार हनन के मामले में गई थी और राहुल ने जिस कानून के फंदे में फंसकर अपनी संसद सदस्यता गंवाई है, उसकी जमीन उन्होंने खुद तैयार की थी। इसे समझने के लिए साल 2013 में चलना होगा। जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल की सजा हो जाए तो सदस्यता रद्द हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को बेअसर करने के लिए सितंबर 2013 में यूपीए सरकार एक अध्यादेश लाई। इससे भड़के विपक्ष ने मनमोहन सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाकर बवाल मचा दिया और आरोपों के धब्बों से कांग्रेस की इमेज बचाने के लिए राहुल ने अध्यादेश की कॉपी फाड़ दी, साथ ही अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. The arguments that are being made, and I've heard the arguments, in my organization, the argument that is being made is that we need to do this internally. I'm telling you what is happening internally. We need to do this because of political considerations. ये इशारा काफी था। तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने राहुल की नाराजगी को देखते हुए तुरंत अध्यादेश वापस ले लिया। लेकिन अगर आज वो वजूद में होता तो गुनहगार होते हुए भी राहुल की सांसदी यूं न जाती। अब हालात ये हैं कि अगर उनके दोषी करार दिए जाने और सजा पर कोर्ट ने रोक न लगाई तो फिर राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। मतलब ये कि इस साल जून में 53 साल के होने वाले राहुल 60 साल की उम्र तक सांसद बनने की उम्मीद नहीं कर सकते और अगर मध्यावधि चुनाव न हुए तो वो अगला आम चुनाव 2034 में लड़ पाएंगे और तब तक वो 65 साल के हो चुके होंगे। मतलब तब तक उनके पीएम बनने की बात तो भूल ही जाइए। वैसे भी राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमों की कमी नहीं है। चौकीदार चोर है वाले जुमले पर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस समेत 6 मामलों में जमानत पर हैं, जिसमें गुनहगार ठहराए गए तो मुसीबत और बढ़ सकती है। क्या आप ये जानते हैं कि औपचारिक तौर पर तो कांग्रेस पार्टी की जो कमान है वो राहुल गांधी के हाथ में नहीं है, लेकिन पार्टी पर राहुल गांधी का जो असर है वो भी तो किसी से छिपा नहीं है ना। कांग्रेस की अब तक की पूरी रणनीति राहुल के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। ऐसे में राहुल का चुनाव मैदान से बाहर रहना कांग्रेस का इलेक्शन वाला जो पूरा इक्वेशन है उसको बिगाड़ सकता है। तो सवाल ये है, ऐसे में कांग्रेस के पास ऑप्शंस, विकल्प क्या है? क्या कांग्रेस राहुल की कमी दूर करने के लिए प्रियंका गांधी को अब मैदान में आगे करने वाली है? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव जो हैं, जिन्होंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, क्या अगर राहुल की सीट पर उपचुनाव होता है वायनाड में, तो क्या वही वायनाड प्रियंका गांधी के लिए चुनावी लॉन्चिंग पैड बनने वाला है? दोपहर 2:07 पर जैसे ही राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने वाला लोकसभा सेक्रेटेरिएट का ये नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुआ, उसके ठीक 20 मिनट बाद राहुल की बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का ये ट्वीट सुर्खियां बनने लगा। प्रियंका गांधी ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और ललित मोदी का नाम लिया, घोटालों का जिक्र किया और लिखा, जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, बीजेपी उनके बचाव में क्यों उतरी है, जांच से क्यों भाग रही है, जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन पर मुकदमे लादे जाते हैं, क्या बीजेपी भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है? सवाल बीजेपी से था, लेकिन इस एक सवाल से प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। मैसेज ये कि कांग्रेस पार्टी अब पहले से और ज्यादा मजबूत है और यही वजह है कि आमतौर पर शब्दों की मर्यादा रखने वाली प्रियंका गांधी के तेवर तल्ख दिखे। अंदाज बेहद आक्रामक था। बाकायदा पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा,
आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा, जिसे आप खत्म करने में लगे हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर सत्ता लोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। मोदी जी क्या क्या नहीं बोले सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को सदन में उन्होंने बोला कि चंद लोग आज जवाहरलाल नेहरू सर ने लगाने को भी शर्मा। राहुल गांधी कभी डरने वाले नहीं है, हम लड़ते रहेंगे, पूरा पार्टी उनके साथ खड़ा है और हर जगह हम मुहिम शुरू करेंगे। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी की बौखलाहट एक तरफ है, लेकिन सवाल गांधी परिवार के सियासी भविष्य का है। राहुल जब संसद में एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर उनके बदले गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? क्या अब प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगी? क्या राहुल वाली सीट पर प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगी? सबसे बड़ा सवाल, क्या 2024 का चुनाव अब प्रियंका गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी होने वाला है? जब तक इन सवालों का जवाब मिल पाता, बीजेपी ने राहुल वाले एपिसोड पर ऐसा शिगुफा छोड़ा जिससे कांग्रेस गफलत में पड़ गई। लेकिन ये सुनियोजित षड्यंत्र, सोची समझी साजिश कांग्रेस में किसने रची, राहुल जी आपको समझना पड़ेगा। क्या एक भी सही राय देने वाला कांग्रेस में नहीं बचा, मिला या जानबूझकर गलत रास्ते पे डाला गया? ये छुटकारा कौन पाना चाहता था? श्री राहुल गांधी, हम सब जानते हैं, ने निडरता से बार बार संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने विचार रखे हैं। वो आज उसकी कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि उनके सवाल, उनके वक्तव्य अच्छे नहीं लगते उन लोगों को जिन्होंने वो गलतियां की हैं, जिसके बारे में विवरण करते हैं श्री राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी राहुल के डिफेंस में पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन ये बात सही है कि अब वायनाड की सीट पर भी सियासत गर्मा चुकी है। खबर है कि अब चुनाव आयोग वायनाड सीट पर उपचुनाव कराने को लेकर विचार कर रहा है। शायद इसीलिए भी प्रियंका की एक्टिवनेस किसी बड़े मैसेज का इशारा दे रही है। हालांकि जिस वक्त प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने वाली थ्योरी को लेकर चर्चा चल ही रही थी, उसी दौरान दिल्ली में एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। राहुल गांधी पर फैसला आने के फौरन बाद उनकी मां सोनिया गांधी राहुल के घर पहुंची और काफी देर तक उनसे मुलाकात की। इस मीटिंग में सोनिया और राहुल के बीच क्या बात हुई, इसे लेकर डिटेल्स सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से सोनिया अब राजनीति में उस तरह सक्रिय नहीं दिख रही जैसे पहले दिखती रही। ऐसा लगता है कि अब वो प्रियंका और राहुल के भरोसे हैं और इसकी तस्दीक उनका वो बयान भी करता है जो कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में दिया था। In 2004 and 2009, along with the able leadership of Dr. Manmohan Singh ji, gave me personal satisfaction. But what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. हालांकि इस बयान के बाद कांग्रेस नेताओं की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया था कि सोनिया गांधी ने रिटायरमेंट वाली कोई बात नहीं की, मगर कांग्रेस पार्टी में मैसेज फ्लोट होने लगा कि 2023 के चुनाव में सोनिया की जगह प्रियंका गांधी रायबरेली का गढ़ संभाल सकती हैं। मगर अब जिस तरह के हालात बने हैं, उससे तो लगता है कि प्रियंका को फुल फ्लेज्ड तौर पर रायबरेली जाने से पहले वायनाड में स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर जाना पड़ सकता है। तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनने पर कांग्रेस महासचिव हैं प्रियंका गांधी बीजेपी पर जोरदार हमला बोल रही हैं। प्रियंका ने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता हूं या फिर मंत्री हूं, सुबह से लेकर शाम तक मेरे परिवार की आलोचना करते रहते हैं। ये सिलसिला पुराना है, उनके खिलाफ किसी कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया। मेरे भाई ने अदानी का मुद्दा उठा दिया, इसीलिए ये सब हुआ है। आक्रामक अंदाज में प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बचाव में बीजेपी पर हमलावर। भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद, सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माताजी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं, कुछ न कुछ
अब शब्द इस्तेमाल करते। मेरे भाई ने क्या किया? अडानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। जो केस, जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था, अडानी पे जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस कंप्लेनेंट ने उस केस को जिंदा क्यों किया? ये सरकार अडानी पे जवाब देना नहीं चाहती। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे आक्रामक अंदाज में कटघरे में बीजेपी सरकार, मोदी सरकार को खड़ा करते हुए प्रियंका गांधी। अच्छा, प्रियंका को चुनाव लड़ाने की जो मांग है वो बहुत पुरानी है, कांग्रेस में पहले भी कई बार उठती रही है। पार्टी का एक धड़ा तो प्रियंका में इंदिरा गांधी की छवि को और यहां तक कि पार्टी अध्यक्ष की इमेज को भी देखता रहा है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या प्रियंका बिखराव की तरफ बढ़ती हुई कांग्रेस और कांग्रेस से दूरी बनाते विपक्ष को एक मंच पर ला सकेंगे? और ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि 2024 में मुकाबला बेहद कड़ा है। कांग्रेस वजूद बचाने के लिए लड़ रही है, लेकिन सामने खड़ी बीजेपी जीत का अंतर बढ़ाने के लिए ताल ठोक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से यूपी के लिए मिशन 80 का बिगुल फूंककर इसका बाकायदा ऐलान कर दिया। हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ की नगरी में पीएम मोदी ने कुछ इस तरह यूपी में बीजेपी के मिशन 80 का आगाज कर दिया। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए 1780 करोड़ के 28 प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। नरेंद्र मोदी ने देश के पहले पब्लिक रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया और फिर वाराणसी के लोगों के बीच सरकार का विकास वाला विजन शेयर किया। काशी इस बात की गवाही देती है कि चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब सबका प्रयास होता है तो नया रास्ता भी निकलता है। काशी की जनता को यकीन है कि 2024 के लिए मोदी से बेहतर और कोई विकल्प नहीं, और इसका एग्जाम्पल 2 बार के लोकसभा चुनाव नतीजों में दिख भी चुका है। लेकिन दोनों लोकसभा चुनाव में एक बात कॉमन है, पीएम नरेंद्र मोदी के सामने पूरा विपक्ष बिखरा हुआ था। बीजेपी ने दोनों लोकसभा चुनाव को मोदी वर्सेस राहुल के तौर पर प्रोजेक्ट किया। पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक करने का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा था, और इसीलिए हर बार जब चुनाव नतीजे सामने आते हैं तो बीजेपी लगातार ये बात व्यंग्य के तौर पर कहती आई है कि राहुल गांधी बीजेपी की जीत के सबसे बड़े एसेट हैं। राहुल होते हैं तो बीजेपी की जीत निश्चित होती है। लेकिन राहुल की सदस्यता जाने के बाद फिलहाल 2024 के चुनाव में मोदी वर्सेस राहुल की फाइट बैकफुट पर चली गई। मगर यह भी सही है कि इस एक एपिसोड ने पूरे विपक्ष को सेम पेज पर ला खड़ा किया है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिल्ली में नजर आया, जब ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप को लेकर 14 पार्टियों ने प्रोटेस्ट किया और इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ दिखाई दी। केजरीवाल तो राहुल के सपोर्ट में खुलकर आ गए। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। अब इस बदलाव को समझने की जरूरत है। मनीष सिसोदिया के मामले में कांग्रेस खुलकर उनके खिलाफ आग उगल रही थी, केजरीवाल की पार्टी को कोस रही थी, लेकिन जब बात राहुल गांधी की तो केजरीवाल उनके समर्थन में उतरा। इसी तरह की इक्वेशन टीएमसी की भी दिखाई दी। ममता बनर्जी 2 दिन पहले तक राहुल गांधी को मोदी की टीआरपी बता रही थी, लेकिन अब उनकी पार्टी राहुल के सपोर्ट में है। How low can you go, Mr. Modi and Mr. Shah? BJP, shame on you, shame. सोचिए, राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने से पहले तक विरोधी दल राहुल के नाम पर असहज दिखते थे। जब कांग्रेस के साथ अलायंस की बात आती थी तो किनारा कर लेते थे। 2024 में मोदी वर्सेस राहुल ना हो जाए, इसके लिए गैर कांग्रेसी बीजेपी विरोधी ब्लॉक तैयार तक होने लगा। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने मीटिंग की। ममता ने नवीन पटनायक से मुलाकात की और लेटेस्ट अपडेट यह है कि ममता ने कोलकाता में जेडीएस के नेता कुमारस्वामी से भी मीटिंग की है। केजरीवाल ने तो 8 गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। तो वहीं कुछ दिन पहले आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव की मुलाकात की चर्चा ने भी कांग्रेस को परेशान किया। लेकिन अब सब कह रहे हैं कि राहुल के साथ तो अन्याय हुआ है। ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सस्ता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं
चाहते हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा नागरिक समाज के साथ कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा कि सत्ता पक्ष इतना घबराया हुआ है, डरा हुआ है कि आज उनका माइक म्यूट कर देते हैं, जो स्पीच देते हैं उनकी स्पीच एक्सपंज कर देते हैं, क्योंकि वो प्रखरता से अदानी समूह पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये अदानी बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत जो इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, ये देश देखेगा। ये बात सही है कि आज ये सारी पार्टियां राहुल के साथ दिख रही हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, मोदी विरोध को लेकर रणनीति तैयार होगी, तो फिर ये पार्टियां सबसे पहले अपने वोट बैंक को सिक्योर करेंगी, क्योंकि कांग्रेस को बिग ब्रदर के रोल में फिलहाल कोई पार्टी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं। हाँ, इस तरह के सुझाव जरूर है कि अगर राहुल मोदी के खिलाफ डायरेक्ट अटैक न करे और कांग्रेस आने वाले चुनाव में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाए, तो फिर मोदी के खिलाफ गैर कांग्रेसी तीसरे मोर्चे की जरूरत न पड़े। लेकिन ये कहना और समझना अभी तो दूर की ही कौड़ी है। फिलहाल कांग्रेस जिस हालत में दिख रही है, यहां से कामयाबी कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत दूर की कौड़ी साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि राहुल वाले एपिसोड ने कांग्रेस को अब उस मोड़ पर पहुंचा दिया है जहां से उसे कानूनी राजनीतिक लड़ाई एक साथ लड़नी होगी। कांग्रेस इसी मोड में दिखने लगी है। एक तरफ पार्टी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल बैटल की शुरुआत कर चुकी है। लेकिन अब सवाल यह कि राहुल गांधी के पास कौन कौन से कानूनी विकल्प हैं, वो आगे क्या करने वाले हैं, रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी संसद से आउट हुए तो कांग्रेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पंजे के समर्थक मुट्ठियां दिखाने लगे। तो बीजेपी ने भी बिना किसी लाग लपेट अपना रुख सामने रख दिया। किसी समाज को सरनेम लेके गाली दी जा सकती है? क्या छोटे ओबीसी समाजों को अपमानित किया जा सकता है? क्या किसी को गाली देना और किसी को प्रताड़ित करना ये संविधान ने अधिकार दिया? ये तो एक न्यायिक निर्णय है। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता है। आज अपने ही किए हुए का फल भुगत रहे हैं। जब सदन के अंदर बिल को फाड़ा था, यही बिल था। बीजेपी के दिग्गज ने कर्म फल सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो कांग्रेस विचार मंथन से राहुल के लिए अमृत की तलाश में जुट गई। पार्टी दफ्तर पहुंचकर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी राहुल के गले में पड़ी कानूनी फांस और बीजेपी की काट तलाशने लगे। कांग्रेस के लिए बीजेपी सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी को टक्कर भी कांग्रेस से ही मिल रही थी। 2024 की पूरी लड़ाई का पूरा ताना बाना इन्हीं दोनों पार्टियों के इर्द गिर्द बुना जा रहा था। लेकिन लोकसभा सचिवालय से राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने वाली चिट्ठी आई और तस्वीर बदलने का सिग्नल मिलने लगा। मोदी विरोध के नाम पर राहुल का समर्थन कर रहे विपक्षी दलों के तेवर बता रहे हैं कि 2024 में बीजेपी को संयुक्त विपक्ष का सामना करना पड़ सकता है। ये स्थिति बीजेपी का चुनावी चैलेंज बढ़ा सकती है। बीजेपी को पता है कि राहुल के मामले पर कांग्रेस विरोधियों को एक मंच पर लाने की कोशिश होगी, सिंपैथी वोट बटोरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन 2014 से अश्वमेध का घोड़ा छोड़ चुकी बीजेपी का एजेंडा सेट है। उसे पता है कि पूरा खेल परसेप्शन का है, इसलिए बिना देर किए ओबीसी वाला ट्रम्प कार्ड चल दिया। पिछड़ी जाति के प्रति किस प्रकार के अनर्गल बयान दे करके एक सामान्य संसदीय शिष्टाचार का भी सामान्य पालन करने का, और इसी के लिए कहा गया है जाके प्रभु दारुण दुख दीना ताके मति पहले हर लीना। देश के प्रधानमंत्री के पद पर एक पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा गरीब का बेटा आसीन है, तो कांग्रेस और विपक्ष को दर्द हो रहा है। आज न्यायालय जब राहुल जी को सजा सुनाई तो आज पिछड़ों में, गरीबों में आज खुशियों का दौर है। सावरकर की माफी को हथियार बनाकर बीजेपी पर हमला करते रहे राहुल की माफी न मांगने वाली मजबूरी समझी जा सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि उनके आगे विकल्प क्या है, क्योंकि लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग अब राहुल गांधी वाली वायनाड सीट पर किसी भी वक्त उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। अगर उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई तो ऊपरी अदालत से राहत के बाद भी वायनाड में चुनाव होता है। राहुल गांधी सूरत कोर्ट के इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं। कांग्रेस इसकी तैयारी भी कर रही है। कोर्ट अगर राहुल को दोषी ठहराए जाने और सजा पर रोक लगा दे तो उनकी संसद सदस्यता बहाल हो भी सकती है और वो चुनाव भी लड़ सकते हैं।
अगर गांधी साहब 2024 का चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनको जल्द ही अपील दाखिल करनी पड़ेगी। अपील दाखिल करने का समय है उनके पास। अपील दाखिल करने के बाद उनको स्टे ऑफ कन्विक्शन, जो उन पर जजमेंट आई है सजा की, उस पर स्टे लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि सिर्फ बेल मिले, पर कन्विक्शन पे स्टे मांगनी पड़ेगी। और अगर उनको मिल जाती है तो फिर वो चुनाव लड़ सकेंगे। मतलब राहुल गांधी के पास वापसी के चांस बने हुए हैं, लेकिन बीजेपी के रुख से साफ है कि वो विपक्ष के हर चैलेंज का जवाब मोदी के नाम से ही देगी। मोदी का नाम बीजेपी के लिए कवच भी है, हथियार भी। इसमें कोई दो राय है नहीं कि बीजेपी ने मोदी के नाम पर बड़ी बड़ी सियासी लड़ाइयां जीती हैं। लेकिन अब सवाल ये, राहुल की संसद सदस्यता का छिन जाना क्या कांग्रेस के लिए सिर्फ घाटे की बात है? राहुल की सांसदी का छिन जाना कांग्रेस के लिए क्या संजीवनी भी साबित हो सकता है? जी हो सकता है, बशर्ते पार्टी अपने सियासी मोहरे सही तरीके से चले। 4 मुद्दे तक तो तरफ तो आपका ना एनडीए गवर्नमेंट का, ना इनके मंत्रियों का, ना मोदी जी का ध्यान जा रहा, ना अमित शाह का ध्यान जा रहा है। ध्यान जा रहा राहुल गांधी को किस प्रकार से हम हाउस के अंदर भी, हाउस के बाहर भी कैसे गिरे हैं। बोलने दिया नहीं गया हाउस के अंदर, पहले हाउस से बाहर उनको आउट कर दिया। देश उनको माफ नहीं करेगा। मोदी जी डरते क्यों हैं? हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। महंगाई है, बेरोजगारी है, नफरत है, इसके खिलाफ पद यात्रा थी और इस कारण से डर के मारे ये सब सारे कवायद किया जा रहा है, सारे निर्णय जो लिया जा रहा है। ये 3 सियासी दिग्गज देश के 3 अहम सूबों में कांग्रेस के पिलर हैं। तीनों ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने से भड़के हैं। सरकार के खिलाफ गुस्सा है, इनके शब्दों में आक्रोश भरा है और आंखों में उम्मीद। उम्मीद इसलिए क्योंकि इस साल के आखिर में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें कर्नाटक, तेलंगाना के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी नाम है। और हिंदी बेल्ट के इन 3 स्टेट का रिजल्ट काफी हद तक साबित कर देगा कि जनता सियासत के इस राहुल एपिसोड को कैसे देख रही है। कांग्रेस के अंदर एक सोच ये भी है कि अपकमिंग इलेक्शंस में उसे झोली भर भर कर सिंपैथी वोट मिलेंगे, लेकिन बीजेपी को ऐसा दूर दूर तक नहीं लगता। मैं इस कार्रवाई की घोर निंदा करता हूं। नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी से कितने डरे हुए हैं, इस कार्रवाई से साफ हो रहा है। कोर्ट ने उन्हें मोहलत भी दी माफी मांगने के लिए। इन्होंने अहंकार में माफी नहीं मांगा तो कोर्ट ने सजा कर दी और आज अपने ही किए हुए का फल भुगत रहे हैं। राहुल गांधी चूंकि साउथ इंडिया की वायनाड सीट से सांसद थे, लिहाजा तेलंगाना और कर्नाटक के चुनाव में भी सदस्यता रद्द होने का मुद्दा खूब गूंजेगा। कांग्रेस पार्टी इसे ही प्राइम इशू बना सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।